अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा जरा बता दीजिए आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है साफ? तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके, वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा था कि कल की क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और मैंने कल आपको बताया था कि हमारा जब चैप्टर चलेगा तो हम आपको टॉपिक्स भी कराएंगे, बीच में न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे, इस तरह मिला जुला के कराएंगे और आखिर में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देख लेंगे कितने न्यूमेरिकल्स रह गए उनको लास्ट में करेंगे। तो आज की क्लास में भी हम इसी तरह चलेंगे और आज की क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई बच्ची कहती है सर, अनुषा मुझे कहती है कि सर मैं कल क्लास में नहीं ले पाई थी, बट मेरे पास कल की लेक्चर ही नहीं आई। अच्छा ठीक है यार, ये सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ यार, कि बच्चे कल वाला जो लेक्चर आज बोल रहे हैं कब तक जाएगा। फर्स्ट ईयर ऋतु की बच्ची है, वो कल नहीं आ सकती, वो कहती है लेक्चर मुझे कब तक मिल जाएगा। अच्छा, ये बच्ची का नाम है अनुषा। अनुषा नाम है इसका। बेटा वो तो कहते हैं कि हमने 18 तारीख तक के लेक्चर शेयर कर दिए हैं, आपने अपनी ईमेल आईडी बना के दी है इनको? अनुषा, एडमिन वाले मेरे बराबर में बैठे हैं। हुआ हुआ ये एक बच्ची है अनुषा। हाँ ठीक है, वो कहते हैं शेयर हुआ हुआ है। बेटा आप एडमिन वालों से रब्ता कर लें, सर निसार से रब्ता कर लें, वो आपको दोबारा भेज देंगे। ठीक है, आपको दोबारा दे देंगे। ठीक है, वो ठीक है, उसने कहा है। ठीक है बेटा, आप उनसे रब्ता कर लें, वो दे देंगे आप। अच्छा भाई, तो मैं ये कह रहा था कि कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और आज की हमारी क्लास भी ऐसे ही आगे बढ़ेगी। आज भी हम इंशाल्लाह कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी आपके सामने समवन इज मैसेजिंग मी। ठीक है। अच्छा भाई, आपके सामने मैंने ये क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे तो मैंने आपको बताया था उसमें, कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कराया था और मैंने आपको बताया था कि वो एग्जाम्स में एक दो दफा आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह ये जो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ ये भी एग्जाम्स में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो इसमें भी हम इसी तरह करेंगे कि पहले अगर हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसके बाद हम फिर इसका डाटा आपको बताते हैं कि कैसे होगा, जरा देख लें इसको। अब इसमें क्या कहते हैं जी, a 0.005 kg bullet strikes a bag of sand with a speed of 100 meter per second and brought to rest after moving 25 centimeter into the bag. Find decelerating force on the bullet and also calculate the time in which it is brought to rest. ठीक है, तो कहानी यह है कि कहीं पर एक बैग ऑफ सैंड, एक रेत की बोरी रखी हुई है। ये फिगर जो बता रहा हूँ ये बनानी नहीं है, सब क्वेश्चन समझाने के लिए बता रहा हूँ। कहीं पर एक रेत की बोरी रखी हुई है, बैग ऑफ सैंड, और एक बुलेट है, वो आकर उसको स्ट्राइक करती है। ठीक है जी, कोई मुझे मैसेज कर रहा है, मैं देखूं मैसेज। ठीक है, तो ये बुलेट आती है और बुलेट इसको स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद बुलेट इसके अंदर चली जाती है और अंदर जाके फिर ये रुक जाती है। अच्छा, ये जो बुलेट आ रही है इसका मास 0.005 kg है, ये बुलेट का मास हो गया। और जब ये बुलेट इस बैग ऑफ सैंड को टकराती है तो इसकी वेलोसिटी होती है 100 मीटर पर सेकंड, तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई। तो वी आई ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। और जब बुलेट अंदर जाके रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0। ठीक है जी, और कितना अंदर जाके रुकेगी? 25 सेंटीमीटर अंदर जाके रुकेगी। तो ये डिस्टेंस बुलेट कवर करेगी बैग ऑफ सैंड के अंदर रुकने से पहले। S इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर होगा। इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, जैसे कल भी हमने कहा था कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि हमें डिस्टेंस जो होता है सिस्टम इंटरनेशनल में डिस्टेंस मीटर में होता है, तो न्यूमेरिकल्स में हमें डिस्टेंस को मीटर में लेना होगा। तो अब देखो यहाँ तक हमारे सामने क्या बातें आ गई, हमारे सामने 4 चीजें आ गई। ये बुलेट का मास आ गया, ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई और फाइनल वेलोसिटी आ गई और ये इसका डिस्टेंस आ गया। अब वो कहते हैं कि फाइंड डीसेलेरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट। अब जो फोर्स बुलेट को अंदर रोक रही है, अब वैसे कौन सी फोर्स रोक रही है? जो अंदर जो रेत होगी उसके अंदर फ्रिक्शन होगी, रेत में फ्रिक्शन काफी ज्यादा होती है, तो वही फ्रिक्शन जो है ना, जब ये अंदर जाएगी, बुलेट अंदर जाएगी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है
वो एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर एक्ट करेगी, वो इसको रोकेगी। तो मैं आपको कल भी बता रहा था कि जो फोर्सेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। हाँ, मुझे किसी बच्ची ने आमदन लिखा नेगेटिव, हाँ ठीक कहा आपने। कल मैं बता रहा था कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं। अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पर अप्लाई हो और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दे तो वो एक्सेलरेटिंग फोर्स होती है, वो पॉजिटिव होती है, उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। और अगर कोई फोर्स किसी भी चीज को रोके, वेलोसिटी को कम करे, तो उस फोर्स को डीसेलरेटिंग फोर्स भी कहते हैं और रिटार्डिंग फोर्स भी कहते हैं, और उसका आंसर नेगेटिव आता है क्योंकि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट करती है। तो हमें वो फोर्स निकालनी है, ये फोर्स निकालनी है। और फिर इसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम, कि वो जो बुलेट अंदर जाएगी तो उसको रुकने में टाइम कितना लगेगा, वो टाइम हमें निकालना है। तो दो चीजें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैंने आपको बताया है तो इसी तरह से हम देखेंगे, तो इसका डाटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है जी। ये आप इसका डाटा देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है जी। ये बुलेट का मास आ गया, इनिशियल वेलोसिटी 100 हो गई, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और ये डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस मैं कल भी पता नहीं क्या एस लिखना भूल जा रहा हूँ, आप यहाँ एस लिख लीजिएगा, ये एस है, डिस्टेंस कवर्ड। और फोर्स निकालनी है और टाइम निकालना है। तो जब हम इसमें आगे जाएंगे तो मैं कल भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी हमें फोर्स निकालनी होती है तो हम हमेशा न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू एम ए अप्लाई करते हैं। हम ये इक्वेशन लगाएंगे। जब हम ये लगाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमें मास तो मालूम है, मास हमें पता है। अब एक्सेलरेशन हमें चाहिए यहाँ रखने के लिए, तो जैसे कल भी हमने क्वेश्चंस में किया था कि देखिए ये तीन चीजें हमारे सामने हैं, वी आई, वी एफ और एस, ये तीन चीजें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, और ये थर्ड इक्वेशन लगा के इसमें ये डिस्टेंस रखेंगे हम, और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी रखेंगे यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने ये थर्ड इक्वेशन अप्लाई की, और थर्ड इक्वेशन अप्लाई करके आप पहले पूरा समझ लें, फिर मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा। तो आप ये देखिए कि ये हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, अब इसमें वैल्यू रखी, देखिए एस आ गया 0.25 और वी एफ आ गया 0 और वी आई कितना 100। अच्छा, ये 0.25 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.5 हो जाएगा, और ए अपनी जगह मौजूद है, और ये 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर जो है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में जाएंगे, लेफ्ट साइड आपकी वैसे ही होगी, ये 0 में से आप 10,000 माइनस करेंगे तो माइनस 10,000 बचेगा, और फिर इस 0.5 को ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ले आप डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप माइनस 10,000 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 20,000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बुलेट का एक्सेलरेशन आएगा, और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है। क्यों? इसलिए कि बुलेट आगे जाके रुक रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा। बस अब ये एक ही वैल्यू और ये बुलेट का मास, इन दोनों को हम यहाँ इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक है जी। तो पुट इन इक्वेशन 1। तो जब हम इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आप देख सकते हैं ये m रख दिया और ये a रख दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो अपनी जगह है और 100 न्यूटन आ जाएगा। तो माइनस 100 न्यूटन की फोर्स होगी, और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि माइनस 100 न्यूटन की फोर्स में नेगेटिव क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन इज ड्यू टू रिटार्डिंग फोर्स। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये रिटार्डिंग फोर्स है, ये बुलेट को रोकने वाली फोर्स है, ठीक है जी। एक आंसर निकल गया। अब दूसरी चीज टाइम निकालने के लिए आप देखिए कि हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई, अब आप यहाँ आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। अब ये देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज प्लेस कर दें, वी एफ 0 है, ये वी एफ 0 आ गया, वी आई 100 है, 100 आ गया, प्लस ए, ये जो वैल्यू निकाली थी ए की माइनस 20,000 ये आ गया, और ये टी अपनी जगह मौजूद है। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 100 माइनस 20,000 टी हो जाएगा, और फिर माइनस 20,000 टी को आप राइट से लेफ्ट पे ले जाएं, वो प्लस हो गया, तो क्या आ गया 20,000 टी इक्वल टू 100। तो अब ये 20,000 टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाके डिवाइड कर दें, तो जब 100 से 20,000 डिवाइड होगा तो 0.005 सेकेंड आंसर आएगा। इट मीन्स के जब बुलेट जो है वो बैग ऑफ सैंड से टकराएगी तो अंदर जाके उसको रुकने में जो टाइम लगेगा वो 0.005 सेकेंड होगा। तो अब ये मैंने बता दिया कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम्स में आ चुका है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग मुझे बता दें कि आप क्लियर हैं, अगर आपको समझ आ गया आप क्लियर हैं तो मैं फिर आपको 5 मिनट दूंगा, आप ये काम करें अपनी कॉपी में।
जी मुझे रिप्लाई कर दें, कुछ बच्चे कर रहे हैं मुझे रिप्लाई। ठीक है जी, ठीक है, लोग मुझे कह रहे हैं कि समझ आ गया उनको। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपको मैं टाइम देता हूँ, आप इसको करें अपनी कॉपी में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि कर लिया है, तो जो बाकी रह गए वो आराम से कर लें, कोई जल्दी नहीं है, काम आपको ठीक करना है। और मैं बार बार ये बता चुका हूं कि कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश नहीं करेगा। मैंने पहले भी बताया था, आप ये बिल्कुल अज्यूम नहीं करेंगे कि आप अपने घर में बैठे हुए, आपको ये अज्यूम करना है कि आप क्लास में बैठे हुए और आपके सामने व्हाइट बोर्ड है और जो कुछ मैंने समझाया है वो आपको अपनी कॉपी में करना है। कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा कि अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आराम से कर लेंगे, वो सब रह जाता है। आपको टाइम पर अपना काम करना है। ये बात तमाम स्टूडेंट्स अच्छी तरह समझ लें कि जब तक आप अपने हाथ से काम खुद कॉपी में नहीं करेंगे, आप परफेक्ट नहीं हो सकते।
समझना बहुत जरूरी है, लेकिन समझने के बाद उस काम को खुद करना बहुत अहम है। तो आपको काम बिल्कुल ठीक करना है, तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तो इसलिए कोई जल्दी नहीं है। तो अगर सब लोगों ने कर लिया है तो मुझे बता दें, मैं आगे जा सकता हूं। अगर कोई कर रहा है तो मुझे सिर्फ वेट लिख के भेज दें, वेट, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मुझे 2-3 स्टूडेंट्स ने भी वेट लिख के भेजा है। आपके पास 2 मिनट है, आप आराम से काम करें, कोई जल्दी नहीं है, आप सुकून से काम करें। जब भी मैं आपको टाइम देता हूं लिखने का, मैंने अगर बोला है 5 मिनट, तो आप घड़ी देख लिया करें, 5 मिनट तक कोई टेंशन नहीं है। 5 मिनट के बाद भी मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप काम कर रहे होंगे फिर मैं आपको 1-2 मिनट और दे सकता हूँ, 3 मिनट दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। आपको कोई जल्दी नहीं करनी है। अब मुझे काफी लोग कहते हैं कि कर लिया, तो अब मैं आगे जा रहा हूँ। कोई रह गया तो बता दें, वरना आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अब मैंने आपके सामने लिखा है क्वेश्चन नंबर 5। तमाम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। अच्छा, मेरे पास किसी का मैसेज है, मैं मैसेज चेक कर लूं। ठीक है, तमाम लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें कि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पिछले 10 इयर्स में बोर्ड के एग्जाम्स में ये भी कम से कम 1 से 2 दफा एग्जाम में आ चुका है। याद रखिएगा, तमाम स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि फर्स्ट ईयर में 95% न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बुक के ही आते हैं। बाहर से बहुत कभी कभी आता है, ज्यादातर 95% बुक के ही आते हैं। और जो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके दोबारा आने का चांस होता है। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन 6 के बारे में आपको बोला कि वो एग्जाम में आ चुका है। 5 के बारे में मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि ये भी एग्जाम्स में आ चुका है। कल जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें से क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में मैंने बोला था कि वो भी 1-2 दफा एग्जाम में आ चुका है। और जब मैं कहता हूँ कि आ चुका है, इसका मतलब है मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ। पिछले 10 इयर्स में अगर कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आ चुका है तो उसके दोबारा आने के हाई चांसेस होते हैं। और जो नहीं आए हैं वो तो आ सकते हैं, हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो नहीं आ रहे हैं। इसलिए न्यूमेरिकल्स तो हम आपको 100% कराएंगे, सारे कराएंगे, लेकिन जो आ चुके होंगे उनका मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यह है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पहले इसको जरा समझ लेते हैं। इसमें लिखा है अ हेलीकॉप्टर वेज 3920 न्यूटन। एक हेलीकॉप्टर है, उसका वेट 3920 न्यूटन है। कैलकुलेट फोर्स ऑन इट। अब 2 दफा फोर्स निकालनी है। एक यहां तक बात की है, यहां तक जो है समझ लें आप इसको, इसका ए पार्ट समझ लें। और फिर एक इसके आगे बात की है तो समझ लें आप इसका बी पार्ट। तो इन्होंने कहा है कि इफ इट इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर में क्या चीज होती है? एक्सेलरेशन।
तो इट मींस वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर ये हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। फिर दोबारा फोर्स निकालने को उन्होंने कहा है कि व्हाट विल बी फोर्स ऑन इट इफ इट इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अगर यही हेलीकॉप्टर 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा हो तो फिर कितनी फोर्स लगेगी। तो 2 दफा फोर्स निकालनी है। हेलीकॉप्टर वही है, एक दफा कहा है कि वो हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, दूसरी दफा कहा है कि अगर वही हेलीकॉप्टर 4 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है तो 2 दफा फोर्स निकालनी है। इसलिए आप देखिए मैंने इस क्वेश्चन के 2 पार्ट बनाए, लेफ्ट पर मैंने ए लिखा है, राइट पर मैंने बी लिखा है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है जो बहुत आसान है, लेकिन आप उसको समझ लीजिए। देखिए आपने पिछली क्लास में 10th ग्रेड में आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम किसी बॉडी को जमीन से उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो हम उस पर कम से कम जो फोर्स लगाते हैं वो उसके वेट के इक्वल होती है। जितना किसी बॉडी का वेट होता है कम से कम उतनी फोर्स लगाएं उस बॉडी पर तो हम उसे ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स रखता हूँ, इनको देखिएगा गौर से। मैं ये कहता हूँ आपसे कि फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, ये जमीन पे रखी हुई है और बिल्कुल ऐसी ही एक दूसरी बॉडी है, ये भी रखी हुई है। ठीक है जी, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इज इक्वल टू mg, और इसी तरह इसका वेट भी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg। अच्छा, इसको भी हम ऊपर ले जा रहे हैं, एक फोर्स इस पर भी लग रही है और इस बॉडी को भी ऊपर ले जा रहे हैं, एक फोर्स इस पर भी लग रही है। अब मैं आपको कंडीशन ये देता हूं कि जो लेफ्ट वाली बॉडी है ये इस तरह ऊपर जा रही है कि फॉर एग्जांपल ये पहले सेकंड में जब ऊपर गई तो इसकी वेलोसिटी मिसाल के तौर पे 5 मीटर पर सेकंड थी। तो 5 मीटर पर सेकंड होने का मतलब है कि पहले सेकंड में ये बॉडी 5 मीटर ऊपर गई है। फिर जब ये दूसरे सेकंड में ऊपर गई तो दूसरे सेकंड में भी इसकी जो वेलोसिटी थी ये 5 मीटर पर सेकंड थी। फिर ये तीसरे सेकंड में ऊपर गई तो भी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और इसी तरह ये ऊपर जाती जा रही है। तो ये बॉडी इस तरह ऊपर जा रही है कि हर सेकंड में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। लेकिन राइट वाली बॉडी के बारे में मैं ये कहता हूं कि ये पहले सेकंड में जब ऊपर गई है तो मिसाल के तौर पे इसकी वेलोसिटी फर्स्ट कर लें 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 7 हो गई, 7 मीटर पर सेकंड। उसके अगले सेकंड में और बढ़ गई, फर्स्ट कर लें 8 हो गई। उसके अगले सेकंड में और बढ़ गई, हो सकता है 11 या 12 हो गई हो। तो अब आप ये देखें कि इन दोनों बॉडीज में फर्क क्या है। इनमें फर्क यह है कि जो लेफ्ट वाली बॉडी ऊपर जा रही है वो 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, तो इसको ऊपर ले जाने वाली जो फोर्स होगी ये बॉडी के वेट के इक्वल होगी। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन राइट वाली जो बॉडी ऊपर जा रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं जा रही बल्कि उसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, वो विद एक्सेलरेशन ऊपर जा रही है। कैसे पता चल रहा है? देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, दूसरे सेकंड में वेलोसिटी 7 हो गई, तीसरे में बढ़ के 8 हो गई, चौथे में 12 हो गई या कुछ और हो गई। तो ये बॉडी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। अब इस पर जो ऊपर ले जाने वाली फोर्स है ये भी इक्वल टू W होगी, लेकिन आगे प्लस में कुछ और भी आएगा। इसलिए कि देखिए लेफ्ट वाली बॉडी भी ऊपर जा रही है मगर कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसको तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स वेट के इक्वल है। राइट वाली बॉडी भी ऊपर जा रही है मगर एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो वहां पर राइट वाली बॉडी में 2 काम हो रहे हैं, वो ऊपर भी जा रही है और उसके अंदर एक्सेलरेशन भी क्रिएट हो रहा है। तो F इज इक्वल टू W तो होगा क्योंकि ऊपर उठा रहे हैं, प्लस MA आएगा। MA क्यों आएगा? इसलिए कि MA वो फोर्स है जो कि बॉडी के अंदर क्या क्रिएट कर रही है, एक्सेलरेशन। तो इन दोनों फोर्सेस को ऐड करने से नेट फोर्स बनेगी। W वो फोर्स है जो इसे ऊपर उठा रही है और प्लस MA वो फोर्स है जो इसके अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है। क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि कोई भी फोर्स जो किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्रिएट करती है वो हमेशा किसके इक्वल होती है, MA। तो अब आपको ये एक सिंपल सा रूल याद रखना है। आखिरी में अब इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी जमीन से ऊपर की तरफ जाएगी और कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जाएगी बगैर एक्सेलरेशन के, जिसमें ना स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है,
तो उसको ऊपर ले जाने वाली जो फोर्स है ये वेट के इक्वल होगी। और अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है विद एक्सेलरेशन, मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, तो फोर्स थोड़ी ज्यादा होगी और फिर फोर्स W प्लस एम ए के इक्वल होगी। अब ये सिंपल सा रूल अपने ध्यान में रखना है। तो अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, पहले जरा समझ लेते हैं फिर लिखिएगा। देखिए अब आप इसको, अब ये देखिए आप, ए पार्ट में हमने कहा क्या कहा कि हेलीकॉप्टर का वेट 3920 न्यूटन है, और बी में भी हमने यही कहा कि 3920 न्यूटन है। हेलीकॉप्टर तो सेम। अच्छा, यहाँ पर हमने ए पार्ट में आ जाए हेलीकॉप्टर का मास निकाल लिया, जैसे मैं कल बता रहा था कि W इज इक्वल टू एम जी होता है। ठीक है, तो अगर जी को यहाँ ले आए तो W अपॉन जी से किसी भी बॉडी का मास निकल जाता है। तो मास जो है वो W अपॉन जी होता है। तो इस हेलीकॉप्टर का मास निकालने के लिए हमने M इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी किया, और जो इसका वेट है इसको 9.8 से जी से डिवाइड कर दिया, तो 400 kg का मास आ गया। ठीक है, तो ये हेलीकॉप्टर का वेट है, ये वेट से इसका मास निकाल लिया, और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो फोर्स निकाल लिया। तो हमने क्या कहा कि सिंस हेलीकॉप्टर इज गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स ऑन इट, जैसा मैंने समझाया, क्योंकि एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है लिहाजा इस पर अप्लाई होने वाली फोर्स क्या होगी, W प्लस एम ए। अब ये W इसका वेट 3920 न्यूटन यहाँ रखा, प्लस मास निकाला था 400 kg वो यहाँ रखा, और एक्सेलरेशन से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 400 इंटू 2 ये क्या आ गया 800, और इसको इसमें ऐड किया तो 4720 न्यूटन की फोर्स हेलीकॉप्टर पे लगेगी जब वो एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। अब राइट साइड पर आ जाए। अब बी पार्ट में हम ये कहते हैं कि वही हेलीकॉप्टर है, लेकिन अब उसके अंदर कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड की, जिससे वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर 4 का कोई काम नहीं है, 4 की जगह 5 या 10 या कुछ भी हो सकता है। असल बात क्या है, कांस्टेंट स्पीड। चाहे कितनी भी स्पीड हो, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ऊपर ले जाने वाली फोर्स वेट की इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि सिंस इट इज गोइंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, देयरफॉर फोर्स ऑन इट, जैसा मैंने समझाया कि अब अगर ये हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है तो फोर्स इसकी वेट के इक्वल होगी। तो हमें कुछ नहीं करना, ये जो वेट है 3920 न्यूटन वही हमने यहाँ रख दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर हेलीकॉप्टर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा तो फोर्स 3920 न्यूटन होगी, जो कि उसका वेट है। और अगर एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा तो फोर्स 4720 न्यूटन होगी, जो हमने W प्लस एम ए से निकाली। ठीक है, अब मुझे बताएं कि आप लोगों को समझ में आ गया। और मुझे एक क्वेश्चन किया है आमना अकरम ने कि सर ग्रेविटी की वैल्यू 10 लगाएं तो आंसर चेंज आता है, तो 10 क्यों लगाएं? हम तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 लेते हैं, तो आप 10 क्यों लगा रहे हैं? अच्छा, बाकी सब लोग कह रहे हैं मुझे समझ में आ गया है। तो जब समझ में आ गया है तो फिर आप लोग इसको काम को करें, मैं आपको इसके लिए 5 मिनट देता हूँ। और आमना अकरम आप मुझे बता दें कि आप ग्रेविटी 10 क्यों ले रही हैं, किसने कहा है आपको? हम तो 9.8 लेते हैं। जी बेटा, आमना अकरम मुझे जवाब दें। हाँ जी, आमना आपने सवाल किया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा। यार दरवाजा बंद करो, शोर बहुत आ रहा है। जी आमना मुझे रिप्लाई करें, ग्रेविटी 10 क्यों लेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हम फर्स्ट ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स में 9.8 लेते हैं, और मैट्रिक में भी 9.8 ही लेते थे, 10 नहीं लेते। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, अब आप लोग ये काम कीजिए।
हाँ भाई, अब काफी लोग मुझे कह रहे हैं कि उन्होंने कर लिया है। अगर कोई रह गया तो मुझे बता दें, वरना मैं आगे जाता हूँ। कर लिया है, ठीक है। If someone is still working, please notify. Otherwise, I'm moving forward. अच्छा, Amna is saying wait. Okay. Okay, we are waiting for Amna for 1 minute. Okay. Zahra is saying I need just 1 minute. Okay, no problem, Zahra. You can take 1 minute. Okay, Amna is done. Amna has finished, but Zahra is still working. We are waiting for Zahra for 1 minute. जी जहरा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कर लेंगी तो फिर हम आगे चलेंगे। जी जहरा, आप बता दें आपने कर लिया तो हम आगे जाएं। जहरा असगर। मुझे लगता है कि जहरा के शायद साथ नेट का कोई इशू हो गया है। शायद ये नेट से डिस्कनेक्ट हो गई है, मेरा ख्याल है। तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। ठीक है जी। ओके, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, जहरा कहती है कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपके सामने रखा है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप देख सकते हैं इसमें क्या मेंशन है। इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविजन, एन इलेक्ट्रॉन with 10 power 3 meter per second enters a region where it is accelerated and emerges out after 1 microsecond with a speed of 4 into 10 power 5 meter per second. Calculate the length of gun and acceleration of electron. अब ये कहते हैं कि भाई टेलीविजन में एक ट्यूब होती है अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इस तरह की एक ट्यूब है, ठीक है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब वो कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन गन है टेलीविजन में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता है। जब इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर होता है तो उस वक्त जो उसकी, जब ये एंटर हुआ तो उस वक्त जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है जी, 10 पावर 3 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी होती है। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी है जब वो इस ट्यूब के अंदर एंटर हुआ। और फिर वो एक्सेलरेशन उसने ऑब्टेन किया,
और 1 माइक्रोसेकंड के बाद 1 माइक्रोसेकंड के बाद जब वो यहाँ से बाहर निकलता है तो उसकी वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये क्या होगी, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी इसकी इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और इसको यहाँ से एंटर होके यहाँ से बाहर निकलने में जो टाइम लगा है वो है 1 माइक्रोसेकंड। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें तो टाइम को सेकंड में लेना होगा, तो हम माइक्रोसेकंड को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए ये याद रखिएगा, मैं भी नोट करा दूंगा आपको कि जो 1 माइक्रोसेकंड होता है, 1 माइक्रोसेकंड ये इक्वल होता है 10⁻⁻6 सेकंड। ये स्टैंडर्ड होता है। तो अगर आपको कभी भी माइक्रोसेकंड से सेकंड में चेंज करना होगा तो आप हमेशा 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये इसका टाइम हो गया। और कल मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट होता है जो कि 9.1, कल मैंने बताया था 9.1 × 10⁻⁻31 kg के इक्वल होता है, ये कांस्टेंट है। अगर याद रख लें तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्स में अगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आएगा तो वो मास आपको दे देंगे, बता देंगे आपको मास। अब वो कहते हैं कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ गन एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये गन की लेंथ निकालनी है, ये यहाँ से यहाँ तक जो गन की लेंथ है निकालनी है। तो अब हमारे पास लेंथ का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो ये जो गन की लेंथ है हम इसको डिस्टेंस अज्यूम कर लेंगे। डिस्टेंस क्यों अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से बाहर निकल गया, तो जितनी गन की लेंथ है उतना इलेक्ट्रॉन ने डिस्टेंस कवर किया। तो इसलिए जो गन की लेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस के इक्वल हम मान लेंगे, तो हम एस निकाल लेंगे। और वो कहते हैं हमें कि आपको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। ये चीजें हमारे सामने है। तो अब आप जरा डाटा देखिए जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये टाइम है 1 माइक्रोसेकंड। देखिए मैंने इसको चेंज किया, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया था कि 1 माइक्रोसेकंड 10⁻⁻6 सेकंड के इक्वल है। और लेंथ ऑफ गन निकालनी है, जिसका मतलब है एस निकालना है, और एक्सेलरेशन निकालना है। अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखिए, पहले सिंपल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैट्रिक्स से क्या पढ़ते चले आए, vf - vi/t। तो देखिए vf भी गिवन है, vi भी गिवन है, और ये टाइम भी गिवन है, ये यहाँ रख देंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने पुट किया, और पुट करने के बाद आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। ये देखिए vf रखा 4 × 10⁵ माइनस vi रखा 10⁻3 और नीचे टाइम रखा। अब आप यहाँ कैलकुलेटर चलाएंगे, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप कैलकुलेटर में पहले 4 लिखेंगे, फिर कौन सा स्विच प्रेस करेंगे, फिर आप एक्सपोनेंट वाला स्विच प्रेस करेंगे, 4 एक्सपोनेंट, और फिर आप लिखेंगे 5। जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपके कैलकुलेटर में ये फीड हो जाएगा 4 × 10⁵। फिर माइनस करके जब आपको 10⁻3 लिखना होगा, तो चूंकि 10⁻3 के पीछे कुछ नहीं है, 10⁻3 के पीछे कुछ नहीं है, तो आप 1 लिखेंगे। आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1, और उसके बाद एक्सपोनेंट प्रेस करेंगे, 1 एक्सपोनेंट, और फिर आप करेंगे 3, तो आपके कैलकुलेटर में ये फीड हो जाएगा। तो आप अपने कैलकुलेटर में 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3 करेंगे, और फिर इज इक्वल टू करेंगे, और इज इक्वल टू के बाद जब वैल्यू आ जाएगी तो फिर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 1 × 10⁻⁻6, तो फिर नीचे आप इससे डिवाइड करेंगे, तो आप कैलकुलेटर में 1 एक्सपोनेंट -6 करेंगे, तो आपका कैलकुलेटर ये आंसर बताएगा। आपके पास अगर अभी कैलकुलेटर है तो अभी भी करके देख सकते हैं। 3.99 10⁻11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। ये आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मुझे किसी ने कंफर्म भी किया है, सोहा ने, कि उनके पास आ गया है आंसर, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद एस निकालने के लिए आप देखें, थर्ड इक्वेशन हमने लगाई 2as 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन लगाइए। और फिर हमें चूंकि इसमें से s निकालना है, ठीक है, सॉरी, चूंकि a निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, ये एक सेकंड, ये तो हम निकाल चुके हैं ना, तो यहाँ से s निकालना है, तो ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ से s निकालना है ना, तो ये 2s नहीं होगा यहाँ पे, चूंकि यहाँ से s निकालना है तो 2a राइट पे जाएगा, तो यहाँ पे 2s नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2a लिखेंगे, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया, तो यहाँ 2a आएगा, तो 2a को इधर ले गए। अब यहाँ पर आप वैल्यूज प्लेस कर दें,
अब देखिए ये वैल्यूज प्लेस की हैं, देखिए किस तरह की हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वी एफ स्क्वायर, तो 4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस वी आई स्क्वायर 10⁵ का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय नीचे जैसे मैंने कहा 2s नहीं है 2a होगा, s तो यही रहेगा, ये 2a यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो ये 2 आ गया, और ये जो एक्सेलरेशन का आपने आंसर निकाला है वो यहाँ आ जाएगा, वो वैल्यू यहाँ रख दी। अब इसी तरह आप इसको, ये जो एक अगला स्टेप है ये तो बगैर कैलकुलेटर के कर लें आप, फिर कैलकुलेटर चला दीजिएगा। देखिए बगैर कैलकुलेटर के कैसे होगा, देखिए 4 इंटू 10⁵ का स्क्वायर है, तो देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो गया, और 10⁵ के ऊपर 2 है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 10⁵ के ऊपर 2 है तो 5 2 जा 10, तो 10 की पावर 10 हो जाएगी, और माइनस यहाँ पे 10 की पावर 3 पर 2 है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10 पावर 6 हो जाएगी, और नीचे ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.99 से, तो 7.98 आ जाएगा, और 10 की पावर 11 होगी। तो ये स्टेप तो आपका बगैर कैलकुलेटर की एक तरह से हो जाएगा। अब आगे आप कैलकुलेटर चला लें। अब जब आप आगे कैलकुलेटर से करेंगे तो आप कैलकुलेटर में 16 एक्सपोनेंट 10 करें और माइनस 1 एक्सपोनेंट 6 करें, तो आपका कैलकुलेटर ऊपर की वैल्यू बताएगा 1.599 इंटू 10⁻11, और नीचे है 7.98 इंटू 10⁻11, तो ये देखें सिंपल 10⁻11 10⁻11 से कैंसिल हो जाएगी, और फिर आप 1.599 को 7.98 से डिवाइड कर दीजिएगा। जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सी टाइपिंग एरर है, ये नहीं आएगा, 2.003 नहीं आएगा, आप करके देख लीजिएगा, ये आएगा 0.2003, ये आएगा, ये आंसर होगा। तो आप इसको जरा ठीक कर लीजिएगा। तो अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ में आ गया? जी मुझे रिप्लाई करते हैं, समझ में आ गया? ठीक है जी, लोग कह रहे हैं समझ में आ गया, तो मैं आपको टाइम देता हूँ, 5 मिनट है आपके पास, आप करें इसको। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। कीजिए जरा आप लोग इस क्वेश्चन को। ओके, जनरेटर में क्या कोई इशू हो गया है? हाँ सर, कुछ साउंड आ रहा है सर। अच्छा, हाँ नहीं, शोर बहुत हो रहा था। ठीक है बेटा, आपके पास 5 मिनट से करें आप लोग इसको।
हाँ भाई, कुछ लोगों का मैसेज मेरे पास आ रहा है। अच्छा, मुझे जोहा कहती है कि मेरे पास आंसर 0.2005 आ रहा है। जस्ट नथिंग, इससे कुछ नहीं होता। 0.2 आप लिख दें तो वो भी काफी है, क्योंकि 0.2 के बाद 2 तो 0 है। ठीक है, चलें तो कर लिया आप लोगों ने, हम आगे चलें। हाँ भाई, ठीक है जी, हम आगे जाते हैं। ओके, आगे जा रहे हैं हम। अच्छा जी, अब ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है, जरा इसको भी समझ लीजिए। ठीक है भाई, जरा सब इधर फोकस हो जाए, सब समझिए भाई। देखिए, इस क्वेश्चन में कहते हैं अ कार इज वेटिंग। बेटा सबने यहां ध्यान करना है। अच्छा, ये निशा अफजल मुझे क्या कह रही है? नो सर। नो सर का मतलब क्या है? आपने काम नहीं किया अभी? जल्दी बताएं मुझे, टाइम नहीं है इतना। नहीं किया? पीछे जाऊं तो वापस पीछे जाऊं? अच्छा, जाता हूं। जी निशा, बताइए। निशा अफजल कहाँ पहुंची हैं? वेट, आयशा भी कह रही है वेट। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर लें आप लोग आराम से काम। हाँ जी, निशा ने तो कर लिया। आयशा आप क्या कहती हैं? आयशा, जी आयशा। ओके, अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। तो अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ कार इज वेटिंग, अ कार इज वेटिंग एट अ ट्रैफिक सिग्नल। एक कार ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है। व्हेन इट टर्न्स ग्रीन, जब सिग्नल ग्रीन होता है, द कार स्टार्ट्स टू मूव विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक कार किसी ट्रैफिक सिग्नल पे वेट कर रही है, और जब सिग्नल ग्रीन होता है तो कार 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलना शुरू करती है। At the same time, a bus moving with a constant speed of 10 meter per second overtakes and passes the car. अब पीछे से कोई बस चलती हुई आ रही है 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से, तो वो कार को ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। बस जो है वो चलती हुई आ रही थी, तो सिग्नल ग्रीन हो गया, तो बस चलते हुए ही आगे निकल गई 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से। और कार जो है वो वहां पे वेट कर रही थी, तो कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। तो जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो कार ने चलना शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। तो अब हुआ ये कि इस वक्त तो कार पीछे रह गई है, क्योंकि कार रुकी हुई थी, उसने चलना शुरू किया है, और बस चलती भी आ रही थी, वो चलते चलते आगे निकल गई। तो इस वक्त तो बस आगे निकल गई है, लेकिन कुछ देर के बाद लाजमी दोबारा कार बस से आगे निकलेगी। क्यों निकलेगी? इसलिए कि देखिए, बस के अंदर जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड है। जब बस के अंदर कांस्टेंट स्पीड है तो बस की स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही, लेकिन कार के अंदर क्या है? कार के अंदर है एक्सेलरेशन। तो जब कार के अंदर एक्सेलरेशन है तो वक्त के साथ साथ कार की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। तो इसलिए कुछ टाइम के बाद, कुछ फासला तय करने के बाद जो कार है वो दोबारा बस से आगे निकल जाएगी। तो वो यही पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद। देखिए, वो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं हाउ फार बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना आगे जाने के बाद विल द कार ओवरटेक द बस, कार दोबारा बस को ओवरटेक करेगी। तो वो डिस्टेंस निकालना है।
और फिर वो कहते हैं कि हाउ फास्ट विल द कार बी मूविंग, उस वक्त जो कार है जब वो बस को ओवरटेक करेगी तो वो कितना फास्ट होगी। तो कार की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है, पहले रुकी हुई थी, तो जब वो बस को ओवरटेक कर रही होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी। ठीक है जी। अब आप देखिए कि इसका डाटा जो हमने बनाया है, देखिए आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि हमें कार के बारे में दो चीजें पता है। कार के बारे में हमें ये पता है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, पहले वो सिग्नल पे वेट कर रही थी, और फिर उसके अंदर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। दो चीजें कार की पता है। और बस के अंदर क्या है, बस के अंदर कांस्टेंट स्पीड है और डिस्टेंस हमें निकालना है और कार की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अब चूंकि इसमें दो चीजों का तस्करा है, अब जरा देखिए कि सॉल्यूशन में हमने किस चीज का ख्याल रखा है, जरा इसको जरा समझ लीजिए गौर से। इसमें देखें चूंकि दो चीजों का तस्करा है, इसके अंदर एक कार है और एक बस है, तो पहले हमने इक्वेशन लगाई, देखिए पहले हमने अप्लाई की, अप्लाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑन द कार। हमने कार पे सेकंड इक्वेशन लगाई, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हमने वी आई की जगह जीरो रखा, टाइम तो हमें अभी मालूम नहीं है, और प्लस हाफ आ गया, और देखिए कार का एक्सेलरेशन 2 है वो रखा, और टी स्क्वायर अपनी जगह आ गया। अब ये जब जीरो टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और ये हाफ में देखिए ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टी स्क्वायर बचेगा। तो इस तरह s इज इक्वल टू टी स्क्वायर तक हम पहुंच जाएंगे। फिर इसके आगे अभी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें t मालूम नहीं है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 कर दिया। अब यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दी कार पे। ठीक है जी। सेकंड क्यों अप्लाई की, फर्स्ट या थर्ड क्यों नहीं की, इसलिए कि कार में फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, कार का vf मालूम नहीं है, तो vf फर्स्ट में भी आता है और थर्ड में भी आता है, तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन तो लग नहीं सकती, सेकंड ही लग सकती है। और जो बस है उसमें चूंकि कांस्टेंट स्पीड है, तो कांस्टेंट स्पीड होती है v, जब v होती है तो उसमें फिर एक ही इक्वेशन लगती है s इज इक्वल टू वी टी, क्योंकि वहां vi और vf का तो कोई चक्कर नहीं है, तो बस में तो हमें यही लगानी पड़ेगी। तो ये जो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू वी टी, इसको फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ये हम बस पे लगाएंगे, और बस का जो v है 10 वो हम यहाँ पे रख देंगे। अब आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ रखेंगे तो s इज इक्वल टू 10t आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो इस तरह आप देखें कि इक्वेशन 1 हमने बनाई किसके लिए, कार के लिए, और इक्वेशन 2 हमने बनाई बस के लिए। अब आप आसानी से देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट पे s आ रहा है, देखिए इसमें भी s आ रहा है, इसमें भी s आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने कंपेयर कर लिया दोनों इक्वेशंस को, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये s इस s के इक्वल हो जाएगा, तो इस तरह ये जो टी स्क्वायर है ये 10t के इक्वल हो गया। ठीक है जी, ये टी स्क्वायर इक्वल टू 10t आ गया। अब ये t इधर ले आके डिवाइड करें तो ये टी स्क्वायर से t कैंसिल हो जाएगा, इस तरह टाइम आ जाएगा 10 सेकेंड। अब जब ये टाइम 10 सेकेंड आ गया तो आपका मसला हल हो गया। आप इस t की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 2 में रख दें चाहे इक्वेशन 1 में रख दें, आपका आंसर आ जाएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ रखते हैं तो 10 इंटू 10 100 मीटर आ जाएगा, या आप यहाँ रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, एक ही बात है। तो मैंने इसको जो है ना पुट किया इक्वेशन 1 में, तो जब 1 में पुट किया तो t की जगह 10 रखा, 10 का स्क्वायर किया, तो 100 मीटर जो है ना वो डिस्टेंस आ गया। इसका मतलब है कि 100 मीटर आगे जाने के बाद जो कार है वो बस को ओवरटेक कर जाएगी। और ये कार की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए सिंपल फर्स्ट इक्वेशन लगा दी, vf इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें ये कार का वी आई जीरो रखें, और ये जो एक्सेलरेशन है कार का 2 रखें, और ये जो टाइम निकाला था 10 सेकंड ये रखें, तो 20 मीटर पर सेकंड कार की फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। तो अब आप लोग मुझे रिप्लाई करें कि आपको समझ आ गया जी। हाँ जी, जरा मुझे रिप्लाई करें, क्लियर है आप लोग जी। एक जवाब आ गया कि जी समझ आ गया, ठीक है, और बताइए, ठीक है, ओके, ठीक है जी, सबका जवाब आ गया है, सबने मुझे रिप्लाई किया है कि जी हमें क्लियर है। तो अब आप लोग जरा एक काम करेंगे कि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, मेरी अगली क्लास भी है, तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए हद से हद 3 से 4 मिनट दूंगा, आपके पास 3 से 4 मिनट है। अब आप इस क्वेश्चन को जरा तेजी के साथ अपनी कॉपी में कर लीजिए क्योंकि मुझे अगली क्लास में भी जाना है। ठीक है, चलें, आपके पास 3 से 4 मिनट का टाइम है, शाबाश, स्टार्ट हो जाए आप लोग।
हाँ भैया, मुझे काफी लोग कह रहे हैं कि हमने कर लिया है। और आयशा कहती है फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? ये जो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी टी, ये जो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू वी टी, इसको फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। अब काफी लोग कह रहे हैं कि कर लिया हमने। बेटा मैं अपनी अगली क्लास में 5-6 मिनट लेट हो चुका हूँ, तो आप लोगों ने अगर कर लिया है तो फिर हम चलेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चले मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज है आप लोगों को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, आई एम गोइंग। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सबने कर लिया है, कोई रह गया तो बता दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।